हेलो क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा या काफ़ी कुछ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे समझा था। वैसे तो पैथोजेनेसिस हम पढ़ चुके थे या शॉर्ट में हमने सुना था, बट आज भी हम समझेंगे कि फंगस बॉडी में एंटर करने के बाद किस तरीके से इन्फेक्शंस को डेवलप करता है, यानी इस फंगस की जर्नी क्या होती है, कैसे एंट्री करेगा, कैसे कोलोनाइजेशन होगा, कैसे ग्रोथ करेगा, टिश्यू इन्वेजन या होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स या फिर टिश्यू डैमेज कैसे होगा, एंड दैट जो क्लिनिकल डिजीज़ आती हैं वो ये कैसे ग्रो करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एंट्री ऑफ फंगस इनटू द बॉडी। एक फंगस की एंट्री, देखो फंगस हमारे शरीर में कई रास्तों से एंटर कर सकता है। फर्स्ट और जो मेजर रूट है वो है हमारी थ्रू द स्किन। एक डायरेक्ट कांटेक्ट, आप किसी के टच में आते हैं, किसी ऐसे इंसान को जिसको फंगल इन्फेक्शन है और आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, आप उसके कपड़े शेयर कर रहे हैं, टॉवल शेयर कर रहे हैं, या कोई बॉडी टच, इस तरीके से जो भी है। तो एक तो ये मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट। दूसरा तरीका हो सकता है ट्रॉमा, शायद आप किसी इंजरी में हैं, किसी चोट में हैं, और कोई भी चोट होती है वो एक ओपन सोर्स होती है किसी भी पैथोजन का हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए। तो एंट्री के रीजंस कट या वुंड, थॉर्न इंजरी या एनिमल कांटेक्ट या जो भी कंटामिनेटेड सॉइल्स हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे स्पोरोथ्रिक्स शंकी, मैंने कल आपको बताया था, ये सबक्यूटेनियस माइकोसिस को कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम कह सकते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, अब इनहेलेशनल और एयरबॉर्न स्पोर्स। तो कई सिस्टमिक फंगाई जो हैं ये, इसके स्पोर्स हवा में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इंसान स्पोर्स को इनहेल करता है तो स्पोर्स क्या करते हैं, ये लंग्स तक पहुंचते हैं और पल्मोनरी इन्फेक्शन शुरू हो सकती है। एग्जांपल्स के तौर पे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम या कॉक्सीडियोट्स या ब्लास्टोमाइसिस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तीसरी वजह हो सकती है नॉर्मल फ्लोरा के ओवरग्रोथ से। कुछ फंगाई नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे कैंडिडा एल्बिकन्स, नॉर्मल साइट्स जैसे हमारे माउथ हो गया, इंटेस्टाइन या हमारे जेनिटल ट्रैक्ट। तो जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो जो कैंडिडा का ग्रोथ है ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ग्रो करता है और यहीं पे इन्फेक्शन हमें डेवलप होता है। ठीक है, तो हमने एंट्री की बात तो कर ली तीन तरीके से, मैंने आपको बताया। पहला थ्रू द स्किन, डायरेक्ट या फिर ट्रामा की वजह से। दूसरा थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, और तीसरा नॉर्मल फ्लोरा की ओवरग्रोथ से। ठीक है, अभी जो हम दूसरा पढ़ेंगे ये है कोलोनाइजेशन एंड ग्रोथ। अब ये कोलोनाइजेशन क्या होता है, जब फंगस बॉडी सरफेस पे अटैच होकर सरवाइव और मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो इसे हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। इस स्टेज पर फंगस मौजूद होता है लेकिन हमेशा डिजीज़ नहीं करता। ठीक है, तो पहला अडेयर टू टिश्यू, अडेयर होने का मतलब ही अटैच करना। ठीक है, मल्टीपल यूजिंग होस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट हेल्प इन टिश्यू इन्वेजन। तो फंगस प्रेजेंट होता है लेकिन हमेशा डिजीज़ नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि जो कैंडिडा है ये नॉर्मली माउथ में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन डिजीज़ नहीं करता। ठीक है, अब अभी मैंने बोला अडेयर टू टिश्यूज़। अब फंगल अटैचमेंट कैसे होता है, फंगस के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम एडेसिल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडेसिल्स। ये स्किन सेल्स, म्यूकोसल सेल्स से अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड अभी हम तीसरा बात करेंगे इसमें फंगल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। कॉलोनाइजेशन के बाद मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, अटैचमेंट के बाद जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो डिवाइड करता है और बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाता है। ठीक है, और कुछ फंगाई क्या होते हैं, यीस्ट फॉर्म में ग्रो करते हैं, एग्जांपल के तौर पे कैंडिडा। ठीक है, और कुछ होते हैं जो हाइफल
फॉर्म में ग्रो करते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे एस्परजिलस आपने सुना होगा, हाइफे टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब टिश्यू इन्वेजन कैसे होगा कि कुछ फंगाई केवल सरफेस तक लिमिटेड होते हैं, ठीक है। कुछ फंगाई क्या है जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक लिमिटेड है, लेकिन जो पैथोजेनिक फंगाई होते हैं ये एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और टिश्यू बैरियर्स को ब्रेक करते हैं और डीपर टिश्यूज़ में पहुंचते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट फंगल एंजाइम्स जैसे कि केराटिनेज स्किन, हेयर और नेल्स के केराटिन को ब्रेक करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीज टिश्यू प्रोटीन्स को डैमेज करता है, या लाइपेज सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने में हेल्प करता है उसको। अभी नेक्स्ट जो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे अगेंस्ट फंगाई, तो बॉडी फंगाई के अगेंस्ट कई इम्यून मैकेनिज़म्स को एक्टिवेट करती है। सबसे पहले जो देख रहे हो इन्नेट इम्यूनिटी, मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, ये बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, ठीक है। फर्स्ट देखो, इन्नेट इम्यूनिटी में बॉडी की जो फर्स्ट लाइन जो डिफेंस होती है, जैसे कि हमारा स्किन बैरियर, ठीक है। हमारी कोई भी हेल्दी स्किन होगी वो फंगस को रोकती है। दूसरी चीज़ फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, ये फंगस को पहचानते हैं और उसको इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इंगल्फ करना मतलब कि निगल के इस तरीके से, ठीक है। और तीसरी चीज़ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, बॉडी इन्फेक्शन साइट पर क्या करती है, साइटोकाइन्स को रिलीज़ करती है और इम्यून सेल्स वहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं, जिससे रेडनेस, स्वेलिंग और हीट हो सकती है। वो हमें बताता है कि हाँ हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन मीडिएटर ऐसा आया है जिस वजह से क्या हो रहा है, हमको उसको ठीक करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है। तो पहली मैंने आपको बताया इन्नेट, ठीक है। दूसरी जो आप देख रहे हो एडाप्टिव इम्यूनिटी, एडाप्टिव में क्या होता है, टी सेल्स। देखो इसमें टी सेल्स का रोल क्या है कि फंगल इन्फेक्शंस में सेलुलर इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो इंट्रासेलुलर फंगाई के अगेंस्ट, ठीक है। और दूसरा बीटा सेल्स भी आती हैं, या बी सेल्स और एंटीबॉडीज़ फंगल एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है टिश्यू डैमेज। अब टिश्यू डैमेज कैसे होता है, फंगल इन्फेक्शन में डैमेज दो रीज़न से हो सकता है, ठीक है। पहला तो डायरेक्ट फंगल डैमेज या डायरेक्ट इन्वेजन, जो आप देख रहे हो कि फंगस क्या करता है, टिश्यूज़ में इन्वेड करता है, एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा और सेल्स को डैमेज करेगा, ठीक है। दूसरा है इम्यून मीडिएटेड डैमेज, कभी कभी बॉडी का जो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स भी टिश्यू इंजरी करता है, ठीक है, जिसमें आप रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स कह रहे हो, इन्फ्लामेशन होगा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के ऐसे फैक्टर्स जो फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाएं, उनको बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। सबसे पहले आप देख रहे हो इम्यूनोसप्रेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एग्जांपल के तौर पे HIV है, एड्स है, कैंसर कीमोथेरेपी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट या स्टेरॉयड थेरेपी, ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनोसप्रेशन ऐसे लोगों में इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो, ठीक है। दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस, वजह हाई ग्लूकोज फंगल की ग्रोथ को बढ़ाता है और इम्यूनिटी कम करता है। तो एग्जांपल जैसे म्यूकोरमाइकोसिस मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नॉर्मल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, फंगाई को ग्रो करने का मौका मिल जाता है यहाँ पे, कैंडिडा इन्फेक्शंस जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुअर हाइजीन वगैरह और मॉइस्ट इन्वायरमेंट, क्या होता है कि फंगाई को वार्म, हल्का सा गर्म इलाके या मॉइस्ट या जो डार्क इन्वायरमेंट भी पसंद होता है, टीनिया पेडिस है या कैंडिडियासिस है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा ग्रो होता है। माल न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन और विटामिन डिफिशिएंसी इम्यूनिटी को कम कर सकती है, यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे यहाँ पे, क्लिनिकल फीचर्स इन्फेक्शन की लोकेशन और सिविरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरफिशियल और क्यूटेनियस माइकोसिस, जब इन्फेक्शन स्किन, हेयर और नेल्स तक लिमिटेड होता है तो इसमें इचिंग, जिसको हम प्रोरिटस बोलते हैं, ठीक है,
रेडनेस, स्केलिंग, बर्निंग सेंसेशन, सर्कुलर लेजन्स और टीनिया कॉर्पोर एग्जांपल के तौर पे टीनिया कॉर्पोरिस वगैरह ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। हेयर इन्फेक्शन में हेयर का ब्रेक होना, हेयर लॉस, स्कैल्प स्केलिंग टीनिया के पाइटस कराता है। नील इन्फेक्शन में नील्स का थिक हो जाना, येलो डिस्कलरेशन, नील्स का ब्रिटल होना, तो ऑनिकोमाइकोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये अभी दूसरा जो है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस का फीचर, जब फंगस इंटरनल ऑर्गन्स में फैलता है। कॉमन सिम्टम्स फीवर, फटीग, वेट लॉस होना, ठीक है, नाइट स्वेट्स, कफ, चेस्ट पेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इसमें जो लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सिम्टम्स में ड्राई कफ, फीवर या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, ठीक है। एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस हो या कॉक्सीडियोडोमाइकोसिस हो सकता है यहाँ पे। इसकी वजह डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन में जब फंगस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है, अफेक्टेड ऑर्गन्स में ब्रेन, किडनी, स्किन, हार्ट, ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में कॉमन है, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फंगल इन्फेक्शंस में टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन की बात करें तो डीप इन्फेक्शंस में ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, ठीक है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर और सेप्सिस, या बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसकी जो डायग्नोसिस है, देखो डायग्नोसिस के लिए कई सारे मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमारा आ जाता है। स्किन स्क्रैपिंग, नेल क्लिपिंग या स्पुटम या ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में KOH माउंट भी आ जाता है। सबसे कॉमन मेथड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ह्यूमन सेल्स डिज़ोल्व करता है और फंगल एलिमेंट्स को विजिबल बनाता है। कल्चर टेस्ट है, ठीक है। फंगल कल्चर में फंगस को लेबोरेटरी मीडिया पर ग्रो करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ड्रग सिलेक्शन इसमें, ठीक है। और क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू सैंपल को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एंड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट हो गया, मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें इसके, ठीक है, मैनेजमेंट डिपेंड करता है इसकी सेवेरिटी पे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फंगस पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे और पेशेंट की इम्यूनिटी पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो एंटी फंगल ड्रग्स हमारे पास, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए टॉपिकल एजोल्स या टबीनाफाइन आ जाती हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए इन्फोटेसिन भी है, एजोल है, काइनोकैंडेंस हैं। जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इनको रिमूव करके डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी एंटीबायोटिक अवॉइड कीजिए, इम्यूनिटी इंप्रूव कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में न्यूट्रिएंट्स, वुंड केयर, हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है। तो ये सारी, ठीक है। एंड प्रिवेंशन की बात करें तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, स्किन क्लियर और ड्राई रखिए, पर्सनल आइटम्स को शेयर मत कीजिए, चाहे वो टॉवल हो, चाहे शूज़ हो, चाहे कॉम्स हो, ठीक है। प्रॉपर डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए एंड अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज़। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में प्रिकॉशंस का फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारी ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, इन पे बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हमारा आएगा ये है टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। अब अलग अलग साइट्स के हिसाब से हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। इसको हम क्यूटेनियस माइकोसिस कह सकते हैं। इसमें हमारे डर्मेटोफाइट्स में आ जाते हैं ट्रैकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। वजह केराटिन कंटेनिंग टिश्यूज़ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये कुछ आप देख सकते हो। दीज इन्फेक्शंस आर ऑफन रेफर्ड एज अ टीनिया और रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस। तो टीनिया में डिजीज़ टीनिया कॉर्पोरिस जो बॉडी स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है। टीनिया क्रोसिस ये जांघों में जो इन्फेक्शन होता है, ग्रोइन इन्फेक्शन। और टीनिया पेडिस जो फूट में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो टीनिया और रिंग वॉर्म जैसा जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है, टाइपिकली प्रेजेंट विद इचिंग, रेडनेस और सर्कुलर स्केली। ठीक है। दूसरा है हेयर इन्फेक्शन, इसको हम स्कैल्प इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग हेयर मेनली इन्वॉल्व द स्कैल्प एंड हेयर शाफ्ट लीडिंग टू हेयर डैमेज। ठीक है, एंड लॉस। ठीक है, ओके। So these are more common in children and are caused by dermatophytes। तो इसमें ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम बेसिकली आप इधर देख सकते हो इमेजेस में। ठीक है। तो फीचर्स में स्कैल्प इचिंग या स्केलिंग, हेयर लॉस, ठीक है, ब्रोकन हेयर्स, ये सारी चीज़ें कॉमनली चिल्ड्रंस में। एग्जाम्पल में टीनिया कपाइटिस। ठीक है। तीसरा जो आप देख रहे हो ये है नेल इन्फेक्शन। ठीक है। नेल इन्फेक्शन में आप देख रहे हैं ओनिकोमाइकोसिस, कॉमन ऑर्गेनिजम्स में ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम। ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? नेल्स का बहुत थिक हो जाना, डिसकलरेशन या नेल डिस्ट्रक्शन। तो एल्डरली लोगों में, डायबिटिक पेशेंट्स में और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ये चीज़ें ज़्यादा दिख सकती हैं। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके नेल्स उखड़े से रहते हैं या बीच से टूटे हुए होते हैं या फिर बहुत खुरदरे होते हैं, ब्रिटल नेल्स। तो रीज़न ओनिकोमाइकोसिस इसको बोलते हैं। इसके पीछे की वजह यही ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम वगैरह। ठीक है। यीस्ट, मोल्ड और टीनिया। ये देखो मैंने आप इमेजेस जो भी ऐड करी हैं आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ये है ओरल इन्फेक्शंस। ओरल फंगल इन्फेक्शंस जिसको हम ओरल थ्रश भी कहते हैं, इसमें एक ओरल कैंडिडियासिस या इसको ओरल थ्रश। तो इसकी वजह कैंडिडा एल्बिकन्स, स्पेशली जो कैंडिडा की स्पीशीज़ होती हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में इसमें एंटीबायोटिक्स या जो लोग डेंचर्स का यूज़ करते हैं या डायबिटीज़ या इम्यूनोसप्रेसेंट्स वाले पेशेंट। तो जो भी टंग्स पे वाइट पैचेस या बर्निंग सेंसेशन या निगलने में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इसके पीछे की वजह ये है। तो इन्फेंट्स में, अपने बच्चों के टंग्स में मैंने पहले भी बताया था, आपने देखा होगा जो दूध पीते हैं अक्सर, तो वो एक जो लेयर जम जाती है, वैसे तो वो इन्फेक्शन की ही वजह होती है। लोग उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ वो दूध पीने से, बट असल में वजह वहीं से शुरुआत होती है। एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। तो जो इनर चीक्स या टंग्स पे जो वाइट पैचेस दिखते हैं, जलन जो होती है, निगलने में जो प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटल इन्फेक्शंस की। फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द जेनेटल ट्रैक्ट आर कॉमनली कॉज्ड बाय कैंडिडा या फिर यीस्ट। तो वजाइनल कैंडिडियासिस की हम स्पेशली जो बात करें तो इसमें कैंडिडा एल्बिकन्स में फीचर्स क्या होंगे? इचिंग या बर्निंग या एब्डोमिनल डिस्चार्ज या जो भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज है वो। तो रिस्क में प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ या एंटीबायोटिक यूज़ का। ठीक है। तो इंटेंस इचिंग, रेडनेस और इरिटेशन, ये सारी चीज़ें रिस्क। या थिक वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स में अक्सर दिख सकता है। नेक्स्ट है लंग इन्फेक्शंस। ठीक है। इनकी बात करें तो पल्मोनरी माइकोसिस कह सकते हैं इसको हम। ठीक है। मेन ऑर्गेनिजम्स इसमें हिस्टोप्लाज्मा, एस्परजिलस और कॉक्सीडियोइड्स। फीचर्स क्या आएंगे? परसिस्टेंट कफ, फीवर एंड ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन। ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द लंग्स occur due to inhalation of fungal spores from the environmental vectors. These infections may affect both healthy and immunocompromised individuals। ठीक है। तो खैर अभी नेक्स्ट जो है वो है सिस्टमिक या डिसएमिनेटेड इन्फेक्शंस। ठीक है। डिसएमिनेटेड या सिस्टमिक का मतलब है अकर्स व्हेन फंगल स्प्रेड्स थ्रू आउट बॉडी। ठीक है। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन जैसे कि ब्लड, ब्रेन, लंग्स, किडनीज या यूजुअली या लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। तो कॉमनली कैंडिडा या फिर क्रिप्टोकोकस या एस्परजिलस, इनके पीछे के रीजन से यह हो सकते हैं।
ठीक है, तो हाई रिस्क में HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो सबक्यूटेनियस माइकोसिस की बात करें हम, स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में इन्फेक्शन में, ठीक है, अक्सर जैसे कि एंट्री ट्रॉमेटिक इम्प्लांटेशन की वजह से, एग्जांपल में स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है, ये एजेंट स्पोरोथ्रिक्स जो शंकी मैंने आपको बताया था, तो क्या करेगा, ये नोड्यूल्स, ये गांठें बनती हैं, लिम्फेटिक स्प्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, माइसेटोमा में स्वेलिंग आती है या साइनस फॉर्मेशन है या डिस्चार्ज वगैरह है, ऐसा। तो ओवरऑल यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की जो सिविरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि फंगस बॉडी में कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, सरफेस पे है तो सुपरफिशियल माइकोसिस, ठीक है, और स्किन, हेयर, नेल्स में है तो क्यूटेनियस माइकोसिस, अंडर द स्किन है तो सबक्यूटेनियस माइकोसिस, इंटरनल ऑर्गन्स में है तो सिस्टमिक माइकोसिस, लो इम्यूनिटी वाले में है तो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। ठीक है, तो और फंगल इन्फेक्शन या जो एंटी फंगल थेरेपी का जो सिलेक्शन है, ये इन्फेक्शन की लोकेशन, पॉजिटिव फंगस और पेशेंट की इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो एक इंटीग्रेटेड समरी आपको दिख रही है। फंगल इन्फेक्शंस बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग स्किन, टीनिया इन्फेक्शंस हेयर के लिए, टीनिया कैपाइटिस नेल्स के लिए, ओनिकोमाइकोसिस ओरल कैविटी के लिए, कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश जिसको कहते हैं, कैंडिडा अल्बिकन्स जेनेटल के लिए, इसमें भी कैंडिडियासिस, लंग्स के लिए, पल्मोनरी माइकोसिस, सिस्टमिक में डिसमिनेटेड इन्फेक्शंस एंड सबक्यूटेनियस के लिए डीप लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ओवरऑल जितना हमने तो देखा इसमें सबको कंप्लीट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो अगला चैप्टर आने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग्स क्लासिफिकेशन में क्या है, एंटीबायोटिक्स हमारी। अब आप सोचो इसमें एंटीबायोटिक कहाँ गई, बट ये पॉलीन क्लास की, इसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, नेटामाइसिन, हैमाइसिन। ठीक है, एकाइनोकेंडिड्स में कैस्पोफंगिन, माइकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन, हिस्ट्रोसाइक्लिक बेंजोफेरॉन्स में ग्रेसियोफुल्विन। फिर दूसरी क्लासेस में आती है एंटी मेटाबोलाइट, इसमें फ्लोसाइटोसिन। फिर एजोल्स, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स, इमिडाजोल और ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स में टॉपिकल और सिस्टमिक दोनों हैं। टॉपिकल में जो चीज़ें हम पाउडर या ऑइंटमेंट या क्रीम, लोशन के तौर पे लगाते हैं, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। एंड सिस्टमिक के लिए कीटोकोनाजोल। ठीक है, आपने कैंडिड या बहुत सारे पाउडर्स देखा होगा जो घमौरिया वगैरह या लोग देते तो उसमें लगाते हैं, बट फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ट्रायाजोल्स में क्या है, फ्लूकोनाजोल, इस्ट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। अलाइलामीन्स बहुत रिसेंट आने वाली ड्रग थी तो टबिनाफाइन। एंड इसके अलावा जो हमारे टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्लेट, अंडिसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड साइक्लोप्रोक्स, ओलामाइन एंड ब्यूटेनाफाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स आएंगे। कल हम समझेंगे इन ड्रग्स को कि कैसे हम फंगल्स को खाने पीने नहीं देंगे या फिर कैसे उनको मारेंगे, कैसे उनको बाहर निकालेंगे, कैसे उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। थोड़ा मैकेनिज़म्स के बाद मैकेनिज़म्स पे भी बात करेंगे और क्लासिफिकेशन को पहले और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सिस्टमिकली कौन सी ड्रग यूज़ होंगी, ठीक है, टॉपिकली कौन सी यूज़ होंगी, डोजेस फॉर्म्स थोड़ा बात कर लेंगे। एंड बेसिकली ज़्यादातर तो हम पाउडर या इसे टॉपिकली यूज़ करते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा काम कैसे कर सकती हैं कि एर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक के कैसे उसमें फोर्स बना के मोनोवेलेंट आयंस को लीक आउट कर देंगे, या बहुत सारे तरीके हमारे पास है समझने के लिए। ठीक है, तो दैट्स इट। तो यहाँ से हमारे मैकेनिज़्म की शुरुआत होगी। अलग अलग टाइप के मैकेनिज़म्स होंगे, पॉलीन्स, एजोल्स, एलाइलामीन्स, एकाइनोकेंडेंस वगैरह वगैरह, इन सब के।
सो दैट्स इट। तो आज क्लास में हमने पैथोजेनेसिस समझी इसकी, और इनका जो सिस्टमिक या टॉपिकल एक्शन हो सकता था कैसे होगा, एग्जांपल वाइज हमने काफ़ी कुछ देखा। तो दैट्स इट, बाद में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।